हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 26 नवंबर 2020 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ हम पीआईपी प्री और मेंस के क्वेश्चन भी इंक्लूड करेंगे। सारा कंप्लीट पैकेज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे अगेन न्यायवार या निवार, जो भी आप बोल सकते हैं। साइक्लोन अगेन तमिलनाडु के कुछ पार्ट्स में या कोस्टल जो साउथ इंडिया का पार्ट है वहाँ पर हिट कर रहा है। और यहाँ पर जो फोटोग्राफ्स है वो शो करते हैं कि कितनी खतरनाक इसकी स्पीड हो सकती है। तो जितने भी रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने भी कहा था कि इसकी विंड स्पीड जो है 120 से 130 किलोमीटर के आसपास हो सकती है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी जो भी स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे वो ले रही है। अपने जो वाटर रिजर्वियर है उनको क्लीन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो साइक्लोन होता है उसका सबसे खतरनाक जो इम्पैक्ट होता है इसकी स्पीड, और इसमें जो हैवी रेनफॉल होती है वो चैलेंजिंग होती है। क्योंकि हैवी रेनफॉल से क्या होता है कि फ्लड जैसी सिचुएशन होगी, और चेन्नई पहले से फ्लड को फेस कर चुका है। फ्लड जो है काफ़ी डैमेज करती है, और फ्लड के बाद जो सिचुएशंस होती है वो काफ़ी चैलेंजिंग होती है। इसीलिए साइक्लोन को, और ख़ासकर ट्रॉपिकल साइक्लोन को, सबसे खतरनाक माना जाता है कि इनकी स्पीड बहुत तेज़ी से होती है और बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट करते हैं। और हमने कल डिस्कस किया था कि दो तरह के मेजर साइक्लोन होते हैं, जिसमें ट्रॉपिकल और टेम्परेट, यानी उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय हिंदी में। ठीक है, तो ये जो साइक्लोन्स है दोनों इंपॉर्टेंट, और यूपीएससी में भी साइक्लोन पर कभी न कभी सवाल पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ है। और फ्लड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन आप लोगों से है, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, ये भारत की किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है, वो आप नीचे मेंशन करेंगे। हमने कल नाइवर के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि ये ईरान से रिलेटेड, ईरान ने इसका नेम दिया था। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। तो बाकी इसमें डे टू डे डिटेल बताई गई है, कितनी चीज़ें हुई है, कितनी नहीं हुई है, और यहाँ पर रिवर्स को लेकर हो वो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पर कई चीज़ें हो सकती है, लैंड फॉल हो सकता है, ट्री जो है गिर सकते हैं, और उसकी वजह से जो डैमेज क्रिएट होगा वो चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड हो, लोगों को डेथ को लेकर हो सकता है। तो उन सब को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु या जितनी भी रिस्पेक्टिव, जैसे पुडुचेरी या दूसरी गवर्नमेंट्स हैं, वो रिस्पेक्टिव स्टेप उठा रही है, और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर है। और यहाँ पर आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में लगभग 6000 लोगों को शिफ्ट किया गया है कोस्टल एरियाज से, और इसी तरीके के स्टेप जो वो उठाए जाए हैं। और कंसर्न मैंने पहले ही बताया था कि ये डबल ट्रिपल कंसर्न हमारे सामने होंगे। पहला तो साइक्लोन अपने आप में ही हमारे लिए चैलेंज है। दूसरा जो कंसर्न है वो ये कि इसकी वजह से जो फ्लड आएगी या फ्लड आने की पॉसिबिलिटी है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। थर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डैमेज करेगा वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होगा। और फोर्थ, क्योंकि भारत अभी भी कोविड-19 से फाइट कर रहा है, और मैंने कल भी बोला था चेन्नई उन सिटीज़ में से एक है जहां पर सबसे ज़्यादा कोविड-19 की एक्टिविज़म या कोविड-19 केसेस मिले हैं। उस सिचुएशंस के अंदर ये चैलेंज क्रिएट करेगा, और फ्लड के बाद या इस सिचुएशन के बाद जो ओवरऑल जो डैमेज होगा या ओवरऑल जिसको कह सकते हैं इम्पेक्ट पड़ेगा, जैसे डिजीज़ जो है खासकर कोविड-19 के अलावा दूसरे डिजीज़ की फैलने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो सारे कंसर्न्स हैं। इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे पिछली बार एक और साइक्लोन आया था, बंगाल और उड़ीसा को हिट किया था जो, और उड़ीसा गवर्नमेंट की जो एक्टिविज़म थी उसको आपको स्टडी करना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसने काफ़ी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए थे रोकने के लिए, और पॉसिबिलिटीज़ को या जो डैमेज है काफ़ी कम किया था। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने कोविड-19 रिलेटेड गाइडेंस जो रिलीज़ कर दी गई अगेन, कि जैसे अभी आप देखेंगे लगातार कोविड-19 के केसेस एकदम से फिर से सर्ज होने शुरू हो गए हैं। यानी ये माना जा रहा है कि भारत के अंदर कोविड-19 की सेकेंड वेव हमें देखने को मिल सकती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या बोला है कि सर्विलेंस, कंटेनमेंट एंड कोशन, ये जो 3 स्टेप है ये आपको उठाने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? ट्रैक करना, आइडेंटिफिकेशन करना, क्वारंटाइन करना, और नेक्स्ट 14 डेज तक स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना, ये स्टेप होंगे। ये जो स्टेप होंगे या ये जो गाइडलाइंस है 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि जो स्टेट है वो लोकली इम्पोज कर सकते हैं नाइट कर्फ्यू को, लोकल रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज कर सकते हैं,
लेकिन उनको किसी भी तरीके की जैसे लॉकडाउन को इम्पोज करने की अथॉरिटी नहीं होगी विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रायर परमिशन के या कंसल्टेशन के, वो नहीं कर सकते इस तरह की चीज़ें। इनके अलावा जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट बहुत ज़्यादा है वहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में कंटेनमेंट एरिया को जो है ब्लॉक किया जा सकता है, या उसको जो है लॉकडाउन यानी किसी पार्ट को लॉक कर सकता है, पूरी सिटीज़ को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को जो है वो आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। ये गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। इसके बाद पेज नंबर 9 पे दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले हमारी इंडियन नेवी जो है 2 इंडक्ट करेगी ड्रोन्स लीज पर, किससे, यूएस के साथ, और इसका नाम दिया गया है MQ-9B सी गार्डियन करके इनका नेम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये जो ट्राई सर्विसेज के अंदर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स की जो प्रोक्योरमेंट चल रही है भारत सरकार कर रही है, भारत में किए जा रहे हैं। और गार्डियन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी मैरिटाइम वेरिएंट जो है वो ये 40 आवर्स तक जो फ्लाई कर सकता है, 40,000 की अल्टीट्यूड पर जा सकता है, और 3600 मैरीटाइम सर्विलेंस को ये रडार में ले सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्विलेंस के लिए यूएवी है। और कई बार यूपीएससी में डायरेक्टली सवाल हो सकते हैं कि गार्डियन क्या है और ये कैसे काम करता है, उनके ऊपर हो सकते हैं। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और न्यूज़ यहाँ पर है, मोर ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइजेज ऑन द कार्ड्स, यानी भारत और ज़्यादा नेवल एक्सरसाइज करेगा, ये हो सकता है इन फ्यूचर। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज के बारे में यहाँ पर बातचीत हो रही है। नेवल एक्सरसाइज का जो मेजर पर्पस होता है कि 2 कंट्रीज़ की नेवीज एक दूसरे के एक्सपीरियंस को शेयर करती हैं, कैसे आप सिचुएशंस को हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर कह सकते हैं म्यूचुअल शेयरिंग जैसी सिचुएशन होती है। इनके अलावा इन ट्रायल एक्सरसाइज में अब जो चर्चा में न्यूज़ में है कि भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया, ये 3 कंट्री ट्रायलेटरल एक्सरसाइज कर सकती है। इनके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक्सरसाइज को, जिसको ओस इंडेक्स है, उसको ज्वाइन कर सकता है फ्रांस। यानी 2 ट्रायलेटरल एक्सरसाइज होगी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया, इंडिया ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस, ये पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर ये देखें लगातार फ्रांस जो है उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है कि भारत के साथ वो इस नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करना चाहता है। इसके अलावा इस तरह के जो ऑपरेशनल कमिटमेंट है भारत जो लेगा, हालांकि उसमें थोड़ा सा प्रोसेस होता है या कम्युनिकेशन का, या जो भी एक तरीके से लीगल प्रोसेस या जो भी गवर्नमेंट की तरफ से होता है उसके बाद ये डिसाइड होगा। इन सब के अलावा रिसेंटली भारत सरकार मिलिट्री टू मिलिट्री एंगेजमेंट हो, नेवल हो या एयरफोर्स हो या एक्सरसाइज हो, लगातार कंडक्ट कर रही है। हमने कॉरपेट देखा, हमने मालाबार एक्सरसाइज को कनेक्ट होते हुए देखा रिसेंटली, जैसे थाईलैंड और सिंगापुर के साथ ने हमने नेवल एक्सरसाइज करी। इनके अलावा मालाबार एक्सरसाइज जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान में काफ़ी के बीच में हुई, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल जो है कैनबरा है, और वहाँ पर पहली उसने 2017 के बाद यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। 2017 में इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमें भारत की मालाबार एक्सरसाइज का हिस्सा बनना, तो 3 साल के प्रोसेस के बाद भारत ने इनको अप्रूवल दिया और फाइनली मालाबार एक्सरसाइज का पार्ट बना ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा डेली न्यूज़ में जो होती चीज़ें, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे चाइना ने क्लेम किया कि भारत सरकार ने जो बैन किए हैं ये डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है, यानी एक तरीके से भेदभावपूर्ण तरीका है। चाइना की फॉर्मल मिनिस्ट्री या फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा। ठीक है, भारत ने रिसेंटली कई सारी एप्लीकेशंस को बैन की है। अगेन उन्होंने रिपीटेड चीज़ें कही कि ये WTO के रूल्स के वोलेट करता है, ये है डैश डैश डैश, बहुत सारी चीज़ें बोली गई है। तो उनके ऊपर एक तरीके से उनका अपना स्टेटमेंट होता है। रीजन क्या है, चाइना क्यों बोलता है इस तरह की चीज़ें, और क्या भारत के खिलाफ WTO में केस कर सकता है। अगर भारत के खिलाफ WTO में केस करता है तो अगर वो जीत भी जाता तो भारत के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। लेकिन भारत ने जो ये बैन किया है, भारत ने बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर करा, ऐसे नहीं करा। 69A IT एक्ट को यूज़ करते हुए भारत सरकार की इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने बैन किया है, यानी ये रूल बेस्ड बैन किया गया है। और कोई भी कंट्री, अगर हमारी इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी कोई भी एप्लीकेशन हो, हम बैन कर सकते हैं। तो WTO का यहाँ कोई इशू नहीं है, ये ट्रेड से नहीं, ये सिक्योरिटी का एक कंसर्न है। इनके अलावा चाइना क्यों करता है, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ कंपनी का होता है और वहाँ पर अगर नुकसान होगा तो, और भारत बड़ा मार्केट है तो नुकसान वो इसको जो है वो क्या बोलते हैं, नहीं सहना चाहेंगे, नुकसान अपना करना नहीं चाहेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड सेक्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई कि भूटान सरकार ने जर्मनी के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए हैं। अब इसमें हमें पढ़ना क्या है, पहली बात जर्मनी क्योंकि न्यूज़ में है तो हम इसका मैप देखेंगे ताकि ज्योग्राफिकल क्लैरिटी हो जाए।
यहाँ पर आप देखेंगे जर्मनी यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर आपके ऊपर डेनमार्क, यहाँ पर पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड, ये स्विट्ज़रलैंड का हिस्सा है, ऑस्ट्रिया, चेक, ये कंट्रीज इसको टच करेगी। डेनमार्क, पोलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रिया, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ सी है और यहाँ से इंग्लिश चैनल के थ्रू ये कनेक्ट होता है, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होता, बेल्जियम के थ्रू या फ्रांस के थ्रू कनेक्ट हो सकता है इंग्लैंड से, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था, वो हम कवर करेंगे आज, आपको देखेंगे उस मैप में ही भी, ठीक है। तो ये है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप देखेंगे भूटान की, तो भूटान के डिप्लोमेटिक रिलेशन बहुत ही कम कंट्रीज़ के साथ, केवल 53 कंट्रीज़ के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन है, और बहुत ही सोच समझ के वो डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाता है। इवन चाइना के साथ भी उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, बहुत बार रिक्वेस्ट करी कि भाई आप डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाएं, लेकिन भूटान उनको डायरेक्टली मना करता है, ठीक है। हालांकि जर्मनी के उनके साथ भले ही डिप्लोमेटिक रिलेशन ना हो, जर्मनी उनकी मदद करता रहा है और इन फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि वो फॉर्मल रिलेशन है तो वो फ्रेंडशिप की तरह। 1949 में भारत और भूटान के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी, ये एग्रीमेंट हुआ था। इसमें फॉरेन पॉलिसी को लेकर भारत से कंसल्ट करता है भूटान कि क्या डिस्कशन किया जाना चाहिए, तो भारत ने उनको कहा कि आप, ये बहुत अच्छा स्टेप है। रिसेंटली उन्होंने कई सारे स्टेप उठाए, इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्डिक कंट्रीज़ के साथ उनके रिलेशन है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट P5 कंट्रीज से उनके रिलेशन नहीं है, जिसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है, ठीक है, वो। और इसके अलावा चाइना कंटिन्यू रिक्वेस्ट करता रहा कि भाई आप मेंबर बने, लेकिन उन्होंने अभी भी अप्रूव नहीं किया गया। तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड कंट्री अपने आप को रखती है, यानी एक ऐसा ग्रुप, ऐसी कंट्री कह सकते हैं जिसके बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, और वो अपने आप में ही कह सकते हैं खुश है। और ये पहली कंट्रीज एक है जिन्होंने जीडीपी की बजाय ग्रीन नेशनल हैप्पीनेस को, यानी समृद्धि को या प्रोस्पेरिटी को जो है प्रायोरिटी ये लोग देते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। बिजनेस सेक्शन में एक ही न्यूज़ है, गवर्नमेंट ने अलॉट किए 2000 करोड़ रुपए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, कैबिनेट अप्रूव्स अप टू 6,000 करोड़ फॉर इक्विटी इन्फ्यूजन। इक्विटी इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि आप कैश ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं गवर्नमेंट से, और या आप ज़मीन लीज पे ज़मीन ले सकते हैं आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो गवर्नमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रोजेक्ट है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड जो है, और इसमें भारत सरकार लगभग 1 लाख करोड़, आप मान सकते हैं राउंड फिगर में 1 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, हाईवे से लेकर स्कूल, कॉलेज, कुछ भी हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और मेजरली जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है हाईवेज़ का, जो नेशनल हाईवेज़ होंगे उनको ब्रिज बनाना, ओवर ब्रिज बनाना, अंडर ब्रिज बनाना, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसके बाद 2 इम्पोर्टेंट एडिटोरियल उनको कवर करेंगे, और फिर चलेंगे हम अपना PIB पर। यहाँ पर 2 एडिटोरियल है, जॉब एक्सपोर्ट एंड ट्रेड पैक्ट लिंक, और सेकंड है रीफाइनिंग ट्रेड यूनियन स्ट्रेटजी टू स्ट्राइक ए चॉट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोनों। पहला आर्टिकल जो है ये P चिदम्बरम साहब ने लिखा है, तो क्योंकि वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। हालांकि जहाँ कई बार क्या होता है, पॉलिटिकल जो पर्सन होते हैं वो वन साइडेड सा आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन कई जगह यहाँ पर ये क्योंकि फैक्चुअली इन्होंने चीज़ें करी है, तो आप अंडरस्टैंडिंग करिए और कोशिश करिए इस तरह के चीज़ों पर है ना बहुत ज़्यादा बायस मत रहिए, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, किसी भी रिलीजन का हो। तो कोशिश ये करनी है कि हमें न्यूट्रल रहना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए। आपको लगता है कि वो अच्छा कह रहे हैं तो आप वो पॉइंट लिखिए, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। डायरेक्टली एक तरीके से आप गवर्नमेंट को सीधा सीधा ये बोलेंगे कि ये गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट फेल हो गई है, या गवर्नमेंट की ये पॉलिसी जीरो है, तो इस तरह के टर्म यूज़ करना, इसका मतलब आपके आंसर में भी जीरो आ सकती है, क्योंकि आप नेगेटिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं। और UPSC में उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अंदर प्रॉब्लम है तो आप कैसे इंप्रूवमेंट करेंगे, आपसे पूछा गया। इसीलिए ऑफिसर्स का, UPSC ऑफिसर्स का या IAS ऑफिसर्स का काम ही यही है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे जॉब्स, एक्सपोर्ट एंड द ट्रेड पैक्ट लिंक। 3 वर्ड्स इंपॉर्टेंट ये यूज़ किए गए हैं, जॉब्स करना, जॉब्स, एक्सपोर्ट और ट्रेड पैक्ट। सबसे पहले यह बताया गया कि इंडिया को एग्जीक्यूटेड फेयर्स नहीं होना चाहिए ट्रेड एग्रीमेंट से,
क्योंकि ये जो है जॉब क्रिएट करते हैं और जो कि भारत के सामने सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज बन गया है। ये आर्टिकल डायरेक्टली लिंक करेगा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से भारत का अलग होना हो और क्या इम्पैक्ट पहले से हमारे ऊपर है और क्या इम्पैक्ट और पड़ सकता है, उनको एनालिसिस किया गया है। सबसे पहले बताया गया कि भारत की जो जीडीपी थी 2020-21 के पहले क्वार्टर के अंदर 23.9% आई, अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसने अपने डेटा में ये बताया कि 23.9% का कमी देखने को मिली। इसके बाद यहाँ पर बताया गया जुलाई सितंबर का डेटा आया, उसमें 10% की कमी देखने को मिली और कहीं ना कहीं ये डिफाइन करता है कि भारत के अंदर टेक्निकली डिफाइंड रिसेशन है, यानी तकनीकी रूप से ये मंदी है। ठीक है, इकोनॉमिस्ट में ये कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद फ्रॉम द इंडिपेंडेंट हिस्ट्री भारत में पहली बार इस तरह की रिसेशन देखने को मिली है। और टेक्निकल रिसेशन का मतलब होता है कि अगर दो लगातार पीरियड्स तक, ये दो लगातार क्वार्टर्स तक नेगेटिवली ग्रोथ कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मंदी का एक साइन है। अगर बात करें इंडिया इज इन रिसेशन, इसका मतलब एवरेज लोगों के लिए क्या है, हम सामान्य लोगों के लिए रिसेशन या मंदी का मतलब क्या है, कई सारे मतलब हो सकते। अगर आप इकोनॉमिस्ट है तो आपका एक अलग कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन जैसे लोकल पर्सन है, हमें कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उनके लिए कई सारी चीज़ें हो सकती। फॉर एग्जांपल जैसे किसी परिवार के लिए उनके बच्चे के जॉब खोना रिसेशन हो सकता है, या उनको डिग्रीज होने के बाद या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होने के बाद जॉब ना मिलना, ये कंसर्न हो सकता है। इनके अलावा हमारे आसपास के जो वर्कशॉप्स है, इंडस्ट्रीज बंद है, ये मंदी हो सकती है। या कह सकते हैं जो ट्रक्स चलते हैं वो आइडल के तरह एक तरीके से वो खड़े हैं, वो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, ये एक तरीके से रिसेशन है। या रेस्टोरेंट पे जो लोग काम करते हैं, कस्टमर ही नहीं आ रहे, ये भी कहीं ना कहीं रिसेशन के सिंबल्स हैं। इनके अलावा जॉब्स की बात करें तो 2018-19 में थाउजेंड्स ऑफ लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी इकोनॉमी के अंदर, और भारत जो है अनएम्प्लॉयमेंट में 45 ईयर में सबसे ज़्यादा हम बढ़े। मार्च 2020 में कोविड-19 ने जो है नेशनल लॉकडाउन लगाया गया उसको लेकर, और एस्टिमेटेड किया गया कि लगभग 2 करोड़ लोगों ने अपनी जॉब खो दी इस लॉकडाउन के दौरान। इसमें सभी तरह की जॉब है, जिसमें रेगुलर सैलरीड जॉब है, नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल, कैजुअल, डेली वेजेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। व्हेन जॉब्स वर लॉस्ट इनकम वर लॉस्ट टू, यानी जब जॉब हमारी जाती है तो हमारे पास जो इनकम होती है उसका सोर्स वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। मिलियंस ऑफ लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं थी, खाने के लिए खाना नहीं, कुछ खाना नहीं था और पैसे नहीं थे कुछ खाना खरीदने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो भी डेटा यूज़ किया गया है ये अपने हिसाब से इन्होंने कहाँ से लिया गया है, मेरे पास इसका कोई सोर्स नहीं है। जब भी जॉब्स और जिस तरह का डेटा आप यूज़ करिए, इकोनॉमिक सर्वे से गवर्नमेंट डेटा यूज़ करिए। अगर हम इस तरह के डेटा डायरेक्टली लिख देंगे कि 2 करोड़ लोगों ने जॉब खो दी आंसर के अंदर, तो बहुत नेगेटिव आंसर माना जाएगा। ये हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बात करेंगे यूपीएससी में हमें जाना कैसे, उसके लिए आपके पास ऑथेंटिक गवर्नमेंट डेटा का या किसी इंस्टीट्यूशनल डेटा का यूज़ करना होगा, इंडिविजुअल डेटा का यूज़ न करें यहाँ पर। ठीक है, इनके अलावा यहाँ पर बताया गया, इसके बाद इकोनॉमी में टेस्ट, अल्टीमेट इकोनॉमिक टेस्ट में सफिशिएंट जॉब का होना, इनकम्स का होना, लाइवलीहुड फॉर ऑल द वर्क फोर्सेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंटली काम करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती है, जॉब सबसे बड़ा कंसर्न है भारत के कॉन्टेक्स्ट में। इनके अलावा जब लोग भूखे होते हैं, जब गरीब होते हैं, डेस्परेट होते हैं, तो कोई भी जॉब वो जो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हार्ड मैनुअल वर्क या जो लोवेस्ट डेली वेजेस वाली जॉब भी वो एक्सेप्ट करते हैं। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जो थी, उसमें ये देखा गया कि पिछले 7 महीने में 11 करोड़ लोगों ने कहा कि वो काम करना चाहते हैं मनरेगा में। क्यों? ये 20 टाइम्स ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू जनरल जो होता है। और ये एक तरीके से इंडिकेट करता है कि जॉब्स की रिक्वायरमेंट कितनी है और अनएम्प्लॉयमेंट कितने हाई लेवल पर हमारी इकोनॉमी में पहुंच रहा है। और इसी को लेकर है कि कैसे चीज़ें डिफ़िकल्ट हो रही है। इनके अलावा हमें मान लेते, सपोज करते हैं एक डेटा, ये इकोनॉमिक सर्वे 2000 जैसे इन्होंने इंडिकेट किया, मैं यही बोल रहा था कि आप गवर्नमेंट डेटा का यूज़ करिए। इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 की स्टेटमेंट है कि मान लेते हैं कि गवर्नमेंट 10 लाख रुपए किसी 4 कंपनीज को लोन देती है कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लेकर। पहली कंपनी जो है स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है,
जिससे एक जॉब क्रिएट होगी। सेकंड कंपनी जो है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर है, वो क्रिएट करेगी 3 जॉब। थर्ड कंपनी है लेदर गुड्स की, वो क्रिएट करेगी 70 जॉब्स। और कोई कंट्री अप्रेल या अप्रेजल जिसको बोलते हैं गारमेंट मेकर है, वो क्रिएट करेगी 240 न्यू जॉब्स और इंक्लूडिंग 84 वुमेन, यानी इसमें से 80 जॉब जो होगी वुमेन्स की होंगी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट कौन कर रही है? लेबर इंटेंसिव मार्केट जो है वो जॉब क्रिएट कर रही है। यहाँ पर बताया गया गुड क्वालिटी जॉब जो है वो कई सारे सेक्टर्स में क्रिएट की जा सकती है। जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी से के थ्रू हम जो है जॉब क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे अप्रेल या लेदर गुड्स है या वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर है, ये ऐसे सेक्टर हो सकते हैं जो बड़ी संख्या में जॉब क्रिएट कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर। इनके अलावा इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जॉब डिपेंड नहीं करती कि डोमेस्टिक सेक्टर के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में कितनी रिक्वायरमेंट है, बल्कि डिपेंड करती है कि इनका एक्सपोर्ट मार्केट कितना है। और एक्सपोर्ट मार्केट में भारत का दूसरी कंट्रीज़ के साथ क्या इंपॉर्टेंस है, उसको आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं कि 1/2 ऑफ द लेदर गुड्स एंड 1/3 ऑफ अपैरल प्रोडक्ट ये जो है दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ठीक है, इनके अलावा उनको नर्चर करना, उनको सस्टेन करना, इवन एमिड ग्लोबल कंपटीशन के अंदर मर्केंडाइज एक्सपोर्ट ऑल्सो क्रिएट स्पोर्टिंग जॉब इन वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इसके अलावा कंटेनर स्टेशन, शिपिंग, शिप हैंडलिंग या जो भी आप चैनलिंग या पोर्ट्स, एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं इंक्रेज करता है इंसेंटिव्स को एक्सपोर्ट्स के मामले में, और भारत के अंदर बड़ी संख्या में न्यू जॉब्स को क्रिएट करता है। रिसेंटली एक स्टडी करवाई गई अरविंद सुब्रमण्यम और प्रोफेसर सौमित्रो चटर्जी द्वारा, ये शो करती है कि एक्सपोर्ट के मामले में सिग्निफिकेंट फैक्टर जो है हमारी इकोनॉमी के अंदर, उसका जो बूम ईयर था 2003 से 2012 रहा। और इसमें इन्होंने इसके पहले 1995 के बाद जब चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई, या भारत ने 1991-92 के में जो चेंज किया था इकोनॉमिकली, हमने न्यू डेवलपमेंट पॉलिसीज़ को चेंज किया, तो उन सब को लेकर है। और 2014 तक हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। ये जो स्टेटमेंट, इस तरह के जो वर्ड्स है, ये अपनी गवर्नमेंट को दूसरी गवर्नमेंट से ऊपर करने की कोशिश या पॉलिटिकली जो स्टेटमेंट ऐसा लगता है, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड करिए और जो भी आपको सही लगता है वो लिखिए आपके अकॉर्डिंग, और यूपीएससी को मैच करता है वो आंसर आप लिखिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कई सारी कंट्रीज़ में 12% की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ देखने को मिली वियतनाम और चाइना के बाद, और 2014 के बाद तक जो है वो इकोनॉमिक डिविडेंड्स में के थ्रू जॉब जनरेट हो रही थी, इनकम जनरेट हो रही थी, और कंजप्शन भी जो है जनरेट हो रहा था। इसके अलावा एक्सपोर्ट एंड एग्रीमेंट के बारे में बात की गई कि मेक इन इंडिया का जो हाइप था लास्ट 6 साल में, उसने अगर बात करें मर्केंडाइज एक्सपोर्ट में 2013-14 में $314 बिलियन था, 2018-19 में $3.13 बिलियन है। यानी कोई चेंज इसमें नहीं है। आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया मेक इन इंडिया करके, लेकिन क्या उसमें कुछ चेंज हुआ उसकी वजह से? इनके अलावा इन्होंने कहा डिमोनेटाइजेशंस हो या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस हो, या हायर टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर्स या क्वांटिटेटिव लिमिट्स की जो अप्रोच आपने फॉलो करी, लाइसेंस हो, बॉर्डर कंट्री रिस्ट्रिक्शन हो, इस तरह की चीज़ों की वजह से कई बार जो है वो ये जो ट्रेड है या जो एक्सपोर्ट और एग्रीमेंट जो होना चाहिए था, या मेक इन इंडिया में जो प्रोजेक्ट लॉन्च करने चाहिए थे, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहे हैं प्रॉपरली। इनके अलावा कई सारे एग्जांपल्स दिए बायलैटरल और मल्टीलैटरल ग्रुप्स के, जैसे आसियान है, नाफ्टा है, मर्कोसर है, ये जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज उनका एक ग्रुप है, साप्टा है। इन कंट्रीज़ ने भी अपनी तरफ से कोशिश करे कि एक बेटर कमिटमेंट के थ्रू जो है काम करें। इनके अलावा कई सारी कंट्रीज़ ने पाया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो उनके थ्रू उन्हें बेनिफिट हुआ। हालांकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ये सही है कि कई बार मिसयूज़ करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर, लेकिन ये भी सही है कि अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, या हमारी गवर्नमेंट जो एंटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की पॉलिसी ये डायरेक्टली लिंक कर रही है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर, कि अगर ये पॉलिसी अपनाएंगे तो भारत जो है क्लोज और स्ट्रगलिंग इकोनॉमी के अंदर चला जाएगा। ये कुछ कंसर्न है और ये प्रोटेक्शनिज्म की तरफ है। इनके अलावा अगर आप देखेंगे दुनिया भर की कंट्री जो है कहीं ना कहीं एंगेज और री एंगेज हो रही हैं इस तरह के ग्रुप्स में, और पर्सनल रिलेशन कैसे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, रीजनल रिलेशन पर या ग्रुप में आपके जो है वो इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा भारत की इकोनॉमी असेंबल कर रही है, उसमें कंसर्न है।
एक्सपोर्ट जो है वो मेन इंजन की तरह काम करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, जॉब क्रिएट करने में। और यहाँ पर बताया गया कि भारत के पास $60 बिलियन लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और यहाँ पर कई लाख जॉब क्रिएट की जा सकती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें ग्लोबल एक्सेस होनी चाहिए ग्लोबल मार्केट की। प्रोटेक्शनिज़म जो है वो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है और हमें सीखना चाहिए दुनिया भर में देश कैसे काम कर रहे हैं। इस तरह के रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो, ये इकोनॉमिक रिलेटेड जितने भी पार्टनरशिप हो, इनमें कंसर्न्स के साथ साथ डिस्कशन होना चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए, नेगोशिएशन जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। इसके बाद जो आर्टिकल है रीफाइनिंग ट्रेड यूनियन स्ट्रेटजीज टू स्ट्राइक ए चॉर्ड करके आर्टिकल है। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कई सारे लॉज को जो है अमेंड करने की बात कही। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है उन्होंने कहा कि वो 26 नवंबर को स्ट्राइक करेंगी, या एक तरीके से एंटी लेबर इकोनॉमिक पॉलिसी, एंटी पीपल पॉलिसीज़ को इन्होंने कहा कि ये कंसर्न है। इनके अलावा बताया गया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जब 1991 में हुए थे, तब से लेकर ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, लेबर मार्केट के अंदर एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। रिसेंटली जो हमारी गवर्नमेंट है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस गवर्नमेंट, उन्होंने 4 लेबर लॉज बनाए, जिसके अंदर मोस्टली लॉज को जो है इंक्लूड किया, यानी मिक्सअप करने की कोशिश करेगी लॉज को। लेकिन क्या ये विरोध उस चीज़ को लेकर है? नहीं। इसके अंदर कई अच्छी चीज़ें हैं, जैसे यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस, स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन, फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, सोशल सिक्योरिटी टू गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी वर्कर्स। इनके अंदर जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है, जो इन लेबर यूनियंस को भी है और जो अलग अलग सेक्टर्स को है, कि हायर एंड फायर के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी उनको हायर किया जा सकता है और फायर उनको हटाया जा सकता है। तो ये मेजर कंसर्न है, यानी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, और फिक्स टर्म की जो एम्प्लॉयमेंट है उनको लेकर एक कंसर्न है। तो ये इन सब वजह से जो वर्कर्स हैं, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, वो इसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विरोध कर रहे हैं। इनके अलावा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है कोविड-19 एक क्राइसिस फेस कर रहे हैं इकोनॉमी में। हमने पढ़ा कि रोज़गार एक ऐसा इशू है, जॉब ऐसा इशू है, जिनमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की रिक्वायरमेंट है। उन सब के बावजूद भी इस तरह के कंसर्न है कि फायर एंड हायर की जैसी चीज़ें या वर्ड जो है जो इसमें चैलेंज क्रिएट कर रहे हैं। तो अब ऑप्शन बचता है कि क्या ऑप्शन हो सकते हैं ट्रेड यूनियंस के पास। तो 6 तरह के ऑप्शन इन्होंने बताया कि सोशल डायलॉग हो सकता है, बातचीत हो सकती है, पॉलिटिकल लॉबिंग हो सकती है, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन खड़ा किया जा सकता है थ्रू ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी, लीगल एक्शन जुडिशरी के थ्रू, या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू इंटरवेंशन के बारे में बात की गई, और डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने बताई कि ये इंपॉर्टेंट स्टेप जो है गवर्नमेंट या जो ट्रेड यूनियंस है वो उठा सकती है। इनके अलावा इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस जो 2015 में हुई थी, सोशल डायलॉग फिर से किया जा सकता है। अलग अलग ग्रुप्स है, अलग अलग चीज़ें हैं इसमें ट्रेड यूनियंस के मामले में। इनके अलावा इन्होंने कहा कि ये जो कोर्ट्स है ये अनडेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक नहीं है, और इसमें हेल्थी डिस्कशन होना चाहिए था। इनके अलावा अगर आप देखेंगे ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जब सेशन हुआ था रिसेंटली पार्लियामेंट में, उसमें आधा टाइम तो बाइकआउट कर दिया गया। इसके अलावा प्रॉपरली एंगेजमेंट नहीं किया गया। कई सारे एक्ट, चाहे फैक्ट्रीज एक्ट हो, कई सारे इसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। इनके अलावा कई चीज़ें जैसे मनरेगा को लेकर हो, अलग अलग लोगों को अलग अलग इश्यूज़ है, और इन कोर्ट्स को लेकर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस को लेकर लोगों के उनके हितों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है। लेबर कोर्ट्स में जो अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, इनमें जो सबसे बड़ा, मैंने अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कंसर्न है कि हायर एंड फायर का जो कंसेप्ट है उसको लेकर जो ये विरोध कर रही है। और इसमें जो मिक्सअप किए जाएंगे, यानी अलग अलग लेबर कोड्स थे, उनको 4 कोड्स में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये टेक्निकली इतना ईजी नहीं होने वाला चीज़ें। तो उन सब चीज़ों को लेकर कैसे, चाहे वो ILO का इंटरवेंशन हो, जुडिशियल एक्शन हो, सोशल डायलॉग हो, कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि भारत जो है वहाँ पर प्लूरलिस्टिक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हम विरोध भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से एक सवाल है कि क्या भारत के फंडामेंटल राइट्स के अंदर स्ट्राइक को इंक्लूड किया गया है या नहीं। आर्टिकल 19 क्या स्ट्राइक को इंक्लूड करता है या नहीं, वो आप नीचे कमेंट करेंगे।
अब बात करेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के थ्रू पीएम चेयर्स 33 प्रगति इंटरेक्शन को उन्होंने चेयर किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रगति का मतलब क्या है, ठीक है। प्रगति बेसिकली एक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है और ये इसका फुल फॉर्म है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन इन्वॉल्विंग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इनके अलावा इसमें कई सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया गया, जैसे कोविड-19 का तो है ही, इनके अलावा कई सारे स्टेट पर डिस्कशन किया गया, कई सारे प्रोजेक्ट पर डिस्कशन किया गया। इनके अलावा कोविड-19 से रिलेटेड और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर भी डिस्कशन किया गया। इनके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है, स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर, ठीक है। इनके अलावा यहाँ पर जो अलग अलग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को लेकर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक्सपोर्ट हब्स को लेकर हो, इन सब चीज़ों के बारे में है। इसके अलावा आप लोगों से यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, वो आपको नीचे कमेंट करना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, दो तरह का इसमें स्कीम है, अर्बन और ग्रामीण। ग्रामीण वाली जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करेगी, यानी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, वो आप नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो प्रगति प्लेटफॉर्म के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई। इसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से है और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर जो है श्री रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने एड्रेस किया नेशनल कॉन्फ्रेंस, किसके ऊपर हुई थी, एम्पावरिंग थ्रू जीरो, यानी शून्य से सशक्तिकरण, एम्पावरिंग थ्रू जीरो। इसके अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के साथ डिस्कशन किया गया। उन्होंने भारत की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो इंडिया की, उसको कहा कि ये बेस्ट एजुकेशनल पॉलिसीज में से एक हो सकती है और ये कहीं ना कहीं एजुकेशन रिफॉर्म्स के मामले में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने कहा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फोकस करती है सर्कुलम पर, पेडागोजी पर और असेसमेंट रिफॉर्म्स के ऊपर। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट था अरविंदो सोसाइटी में ये डिस्कशन हुआ और इसमें कई सारी चीज़ों पर बात हुई दोनों के बीच में। और इसका जो टारगेट रखा गया एम्पावरिंग थ्रू जीरो, यानी शून्य से सशक्तिकरण की ओर। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि भारत के अंदर श्री अरविंदो घोष एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हुई, एजुकेशनल हेरिटेज भारत के पास है। दो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कशन किया गया, नालंदा, तक्षशिला, राइट। इनके अलावा इन्होंने कहा कि भारत के अंदर हमेशा से एक वर्ड यूज़ होता है वसुदेव कुटुंबकम, यानी वर्ल्ड इज़ लाइक ए फैमिली, यानी विश्व ही हमारे लिए एक परिवार की तरह है। 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी, ये कॉम्प्रिहेंसिव और फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ हमारी देश के इतिहास के अंदर। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने फाउंडेशन लेड करी है एक तरीके से कॉम्पिटिनेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, इन सब को लेकर। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हम सब मिलकर काम करें, इन्हीं डिटर्मिनेशन के साथ इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। या हमारे प्रधानमंत्री साहब का आत्मनिर्भर भारत हो या एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनके अलावा जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि एजुकेशन और रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वर्ल्ड के लिए और भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी पुराना है और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमारा रहा है। और भारत के अंदर लगभग 700 BC के अंदर पहली एजुकेशनल यूनिवर्सिटी जो बनाई गई, भारत पहला उन कंट्रीज़ में से एक है जहाँ पर कोलकाता के अंदर वुमेंस कॉलेज बनाया गया, एशिया के अंदर ये एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इनके अलावा भारत के अंदर ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, एल्जेब्रा और इस तरह की चीज़ें जो ओरिजिनेटेड हुई भारत के अंदर, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो अप्रोच है उसी में हमारा कमिटमेंट है कि हम लोग सस्टेनेबल एजुकेशन को अचीव करें। उन्हीं सब चीज़ों को लेकर डिस्कशन किया गया कैम्ब्रिज पार्टनरशिप से पार्टनर्स को लेकर। तो इस तरह के जो वर्ड्स वो होंगे, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी हाईलाइटेड है, तो मेंस में आप इनमें से कोई भी वर्ड सेलेक्टेड करके लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में। यहाँ पर जो श्री थावरचंद गहलोत जी है, उन्होंने लॉन्च किया नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन एंड इनोग्रेट किया गया ग्रीमा ग्रे। ये दो चीज़ें इन्होंने कही, ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इन गुजरात। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन एंड इनोग्रेट किया गया ग्रीमा ग्रे। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर जो है
ये बेसिकली 2 मंथ पहले नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन राइट, ठीक है। उसके 2 महीने बाद ही इनको दे दिया गया है, ये एक तरीके से लॉन्च कर दिया गया है। और अब इसमें डिजिटली वो आई कार्ड को जो है अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और अपने लिए जो है वो सर्टिफिकेट वो जो है ले सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि एक सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो इनको दी जाएगी, या इनका सर्टिफिकेट होगा, अपनी आइडेंटिटी होगी इनकी, और गवर्नमेंट अप्रूवल होगी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में ये प्रोविज़न किया गया था कि उनको आइडेंटिटी कार्ड दिए जाएंगे। इनके अलावा गुजरात के अंदर जो ग्रीमा गृह है, शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, इनका भी एक पर्पज़ ये है कि उनको एक शेल्टर होम की तरह प्रोवाइड किया जाए। और इसके अंदर जो बेसिकली उनको फैसिलिटीज़ है, जैसे फूड की होगी, क्लॉथ हो गए, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, स्किल डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ें इनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। और भारत में ये जो एक्ट है ये लेकर आया था, हमने इस एक्ट को पास किया पार्लियामेंट के थ्रू, और इफ़ेक्टिवली इसमें जो है हम लोग इसमें इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं इसके जो भी प्रोविजंस हैं। और कहीं ना कहीं भारत के अंदर हर एक कम्युनिटी, हर एक सोसाइटी जो है वो अपनी आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी के साथ जीवन यापन करे या जीवन जिए, इन सब चीज़ों के पर्सपेक्टिव के साथ ये एक्ट में जो प्रोविजंस हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। तो उसी चीज़ को लेकर यहाँ पर डिस्कशन किया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने इसको कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इम्प्लीमेंटेशन करने के जो प्रोविजंस है उसमें काम करना शुरू कर दिया है। इसके बाद लास्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने भारत की जो प्लान है या टीबी को लेकर 2025 तक हमारी जो टारगेट्स हैं उनको हासिल कैसे करना है, इन सब चीज़ों को लेकर बताया गया, ठीक है। कि भारत के अंदर ट्यूबरक्लोसिस से ये होती है, और 2025 तक हमने सेट किया था कि टारगेट इसको ख़त्म करना देश भर से। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर है कि हमें एक जन आंदोलन या पीपल्स मूवमेंट इसके लिए चाहिए, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम पहुँचें, कॉम्प्लीमेंट करें, प्रिवेंट करें, डायग्नोस्ट करें या क्योरेटिव उनके लिए स्टेप उठाए जा सके। इनके लिए नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की हेल्प ली जा सकती है। इनके अलावा इन्होंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर कि जैसे हमने पोलियो को रिडक्शन किया था, वो उसी तरीके हम यहाँ भी करेंगे। उन्होंने कहा कि पोलियो का जो रिडक्शन था वो इतना आसान नहीं था, लेकिन भारत जैसी पॉपुलस कंट्री में, यानी जहाँ बड़ी संख्या में पॉपुलेशन है, उन सब में पोलियो को हमने समाप्त करना, ये जो स्ट्रेटजी है ये दुनिया भर में एक तरीके से एग्जाम्पल या मॉडल की तरह काम करेगी। तो इसमें कई सारे कैंपेन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए, जैसे टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन हो गया, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी, जिनमें 2030 तक हमें टीबी इस तरह के टारगेट्स को अचीव करना है, उन सब में 2025 तक भारत सरकार ने कहा कि एडवांसली हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 साल पहले इन टारगेट्स को अचीव करें। तो ये चीज़ें हैं, और इसके लिए उन्होंने कहा कि जितने भी, चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट प्लेयर हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, इंटरनेशनल एजेंसीज हो या एनजीओज हो, उन सब को मिलकर इसमें काम करना है, और एक तरीके से हमें डेवलप करनी सिनर्जी अमंग पार्टनर एंड टू डिवाइज ए मैकेनिज्म वेयर देयर इज़ नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, यानी जहाँ पर एफर्ट्स के मामले में कोई डुप्लीकेशन ना हो। अब हम चलेंगे यहाँ पर प्रीवियस ईयर प्री के क्वेश्चन पर, उसके बाद मेंस क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले हम देखेंगे, एक सेकेंड, 31 क्वेश्चन नंबर 31 है, 2014 का सवाल है। द टर्म्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी MSFR, ठीक है, और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, ये कभी कभी न्यूज़ में रहती है। इसका मतलब क्या, ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, बैंकिंग ऑपरेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्किंग, मिलिट्री स्ट्रेटजीज, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। तो अगर आप इसमें एलिमिनेशन करेंगे तो यहाँ पर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी, इस टर्म्स को देखने के बाद भले ही हमें ना आता हो, लेकिन 2 चीज़ें पता है कि मिलिट्री स्ट्रेटजी और कम्युनिकेशन नेटवर्किंग जैसी चीज़ों पर बहुत ही कम लिंक करती है। सबसे ज़्यादा जो लिंक करेगी या तो बैंकिंग ऑपरेशन या सप्लाई एंड डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप इसमें फिर से रीथिंक करेंगे तब आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड ये टर्म्स हैं, और यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है बैंकिंग सेक्टर इकोनॉमी प्री के अंदर, और उसके अंदर ये टर्म्स। तो प्लीज़ जब भी आप इकोनॉमी पढ़ें उसको अच्छे से पढ़िए, और उसमें जो बैंकिंग वाला चैप्टर है और ख़ासकर जो टर्मिनोलॉजी है उनके बारे में ज़रूर पढ़ें। तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है 32 नंबर,
What is are the facilities the beneficiaries can get from the services of business correspondent, यानी बैंक साथी से जहाँ पर ब्रांच नहीं है बैंकिंग की, वहाँ पर जो क्या क्या बेनिफिट हम लोग ले सकते हैं। तो ये क्या करता है, जो लाभार्थी है उनको सब्सिडी और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को हासिल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है कि रूरल एरियाज़ के अंदर वो अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हो जाएंगे सही। तो बोथ ए एंड बी दोनों जो है वो सही है। इनके अलावा 33 नंबर क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पजेज ऑफ स्टेचुअरी रिजर्व रिक्वायरमेंट टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ advances the banks can create to make the people's deposit with banks safe and liquid, to prevent the commercial banks from making excessive profit, to force the bank to have sufficient vault cash to meet their day to day requirement। यहाँ पर आप देखेंगे, हिंदी में आप देख लेना इसको, ठीक है, यहाँ से। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे एलिमिनेशन अगर आपको करना है तो सीधा थर्ड चीज़ों पर जाइए। पहली बात, इस तरह के स्टेप की बैंकिंग सेक्टर प्रॉफिट कमाए इसको रोकने के लिए इस तरह के स्टेप उठाए जाएंगे तो ये बहुत ही एक्सटेंडेड या एक तरीके से बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट या बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। तो थर्ड वाला ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी और डी दोनों कट हो जाएंगे यहाँ से। इनके बाद दो ऑप्शन बचेंगे 1 और 2। सेकेंड स्टेटमेंट, टू मेक द पीपल्स डिपॉजिट विद बैंक सेफ एंड लिक्विड, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी गलत है। तो इसमें केवल एक सही हो जाएगा, टू एनेबल द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ एडवांसेस द बैंक्स कैन क्रिएट, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि अरब स्प्रिंग जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, काफ़ी पॉपुलर है। तो ये ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई थी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी कोई कंट्री, कोई प्लेस, कोई सिटी दुनिया भर में न्यूज़ में रहे तो उसको देखते रहिएगा। हम भी कोशिश करते हैं, 2 स्टेप आप कोशिश करिए। और सक्सेसफुल होने के लिए यूपीएससी में ज़रूरी है कि हमें मल्टी सेक्टरल अप्रोच होनी चाहिए। इनके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ज्योग्राफिकल क्लैरिटी होगी तो आप कर लेंगे, भले ही आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना पता हो। आर्कटिक काउंसिल के बारे में पूछा गया, निम्नलिखित में से इनमें कौन कौन सी मेंबर कंट्री है। तो डेनमार्क, जापान, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहली बात, ठीक है, अगर आप आर्कटिक काउंसिल का पहले मैप देख लीजिएगा, आर्कटिक ओशियन कहाँ पर है ये आप ज्योग्राफिकली देखिएगा। आर्कटिक ओशियन ईस्ट वाले रीजन्स में है, ठीक है। तो इसमें पहले आप ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 जापान जो कट कर दीजिए, क्योंकि जापान का यहाँ आसपास कोई लेना देना है नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट कट होने के बाद ऑप्शन ए एंड बी ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। अब सवाल उठता है कि इसके अंदर रशिया आएगा, रशिया आना चाहिए या यूके आना चाहिए। तो इस मैप में फिर से जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो रशिया, क्योंकि रशिया की तो बाउंड्री बहुत लंबी चौड़ी यहाँ से आप देखेंगे, ठीक है। तो रशिया की पॉसिबिलिटी तो वैसे बहुत ज़्यादा है। इसके बाद इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड थोड़ा सा पीछे आपको देखने को मिलेगा, यूके इस वाले रीजन के। तो ये यहाँ पर नहीं होगा। तो इसमें जो कंट्रीज आ जाएंगी वो हो जाएंगी कनाडा, अमेरिका, रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। ये कंट्रीज इसके अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और यूएस, ठीक है। तो एलिमिनेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेनमार्क, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी 1, 3 और 5। डी आंसर इसका जो हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेंस वाले क्वेश्चन पे जाएंगे। मेंस में हम कोशिश करेंगे कि जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के करें ताकि मिक्स प्रिपरेशन चलती रहे। तो ये 2014 का पेपर नंबर 2 का पहला सवाल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करिए, आप लोग भी कोई एग्जांपल दे सकते हैं इस तरह की चीज़ों को लेकर, ताकि एक बेटर कम्युनिकेशन दोनों के बीच में एस्टेब्लिशमेंट हो। सवाल है, आधारिक संरचना के सिद्धांत से प्रारंभ करते हुए न्यायपालिका ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत के एक उन्नतशील लोकतंत्र के रूप में विकसित करें एक उच्चत अग्रलक्षी प्रोएक्टिव भूमिका निभाई है। इस कथन के प्रकाश में लोकतंत्र के आदर्शों को प्राप्ति के लिए हाल ही के समय में न्यायिक सक्रियतावाद द्वारा निभाई भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। Starting from the inventing the basic structure doctrine, the judiciary has played a highly proactive role in ensuring that India develops into a thriving democracy. In light of the statement,
evaluate the role played by judicial activism in achieving the ideals of democracy। ठीक है, तो इसमें कई सारी चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको कीवर्ड सेलेक्ट करने होते हैं और सब आपको देखना होता है कि कितने मार्क्स का कितने वर्ड्स के अंदर लिखना होता है। तो यहाँ पर बताया गया पहला वर्ड जो है बेसिक स्ट्रक्चर। आपको ध्यान रखना है कि बेसिक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है ये 1973 में जो केशवानंद भारती वाला केस हुआ उसके बारे में वहाँ से स्टार्ट हुआ। जुडिशरी का रोल प्ले होने या प्रोएक्टिवली रोल जो होना चाहिए था किसके अंदर, भारत में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और ज़्यादा स्ट्रेंथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है, इनके अलावा यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर, भारत के अंदर डेमोक्रेसी, थर्ड है यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, और इनके अलावा यहाँ पर क्या है, एवल्यूट करना। एवल्यूट का मतलब है कि जुडिशरी ने जो रोल प्ले किया है उसको आप एनालिसिस करिए कि क्या कितना रोल है। और जुडिशियल एक्टिविज्म का आपको मतलब पता होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है कि जब गवर्नमेंट जो प्रोसेस होता है वो गवर्नमेंट जो एक्टिवली काम नहीं कर पाई तो जुडिशरी उसमें इंटरवेंशन करती है किस चीज़ को रिस्टोर करने के लिए, डेमोक्रेटिक आइडियल्स को लेकर या जो आइडियल्स है उनको अचीव करने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए जुडिशरी जब इंटरवेंशन करती है तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म माना जाता है। हालांकि जुडिशियल एक्टिविज्म का क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि ये कहीं ना कहीं जो सेपरेशन ऑफ पावर है, यानी जो अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं वह कहीं ना कहीं जो पार्लियामेंट है या विधानसभा है या असेंबली है उनके रूल्स, उनके जो राइट है उनका भी कहीं ना कहीं वॉयलेशन करती है। तो वो एक कंसर्न जरूर है, लेकिन उन सब के बावजूद जुडिशरी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कई सारे आप एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं, जिसमें जैसे विशाखा गाइडलाइंस होगी, इनके अलावा केशवानंद भारती का खुद का केस इंक्लूड कर लीजिएगा, इसके अलावा 2G केसेज है या दूसरी कुछ चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों को लेकर आप एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं। आपको बेसिक बताना है फ्रॉम आधारिक संरचना बेसिक स्ट्रक्चर से लेकर, उसके बाद यहाँ पर डेवलप उसमें कुछ एग्जांपल्स को देंगे और लास्ट में जो आप इसमें एवोल्यूट करेंगे, एनालिसिस करेंगे और कुछ कंसर्न्स को भी आप इसमें इनपुट कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना, तो कुछ कंसर्न जैसे ये कंसर्न ये चैलेंजिंग माना जाता, कई पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट और उसके साथ में मतभेद होने की पॉसिबिलिटी या उस तरह की चीज़ें हो सकती है, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर PIB और MCQ और इसके बाद आंसर राइटिंग में ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप है। इनके अलावा आप लोग ज़रूर नीचे कमेंट करिए कि आप इसमें और क्या क्या एग्जाम्पल्स कोट करना चाहते हैं इसके आंसर, इस आंसर को और ज़्यादा इंप्रूव करने के लिए। तो आप आंसर यहाँ पर एग्जाम्पल दीजिए, जुडिशियल एक्टिविज्म के कोई रीसेंट एग्जाम्पल आपके पास हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।